नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत का डंका बज रहा है चहुं ओर, और आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये डंका बज रहा है या लंका लग रही है। भ्रष्टाचार के मामले में भारत की यश कीर्ति पताका दुनिया भर में फैल रही है, और ये एक जो हमारा देश है इसमें करप्शन इतना खुला है कि दुनिया भर के लोग करप्शन का सवाल उठाते हैं। अभी अडानी वाला मामला आपने देखा, अडानी ने भारत में रिश्वत खिलाई, केस हुआ अमेरिका में, भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। उसी तरह के मामले एक के बाद एक आ रहे हैं और भारत में रिश्वतखोरी हो रही है, लोग बाहर के देशों में पकड़े जा रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह मेरा देश महाभ्रष्ट देश बनता चला जा रहा है। सारी बातें तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होगी। मैं अभी आया हूं। हुआ क्या है? अडानी वाले मामले पर तो सुनवाई का वक्त नज़दीक आ गया है। अडानी जी का क्या होगा ये तो अलग बात है, लेकिन अडानी जी पर जो आरोप लगा था वो ये लगा था कि उन्होंने एक पावर प्रोजेक्ट, सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो सरकार की मदद से अडानी जी ने लगाया है, उस प्रोजेक्ट की बिजली केंद्र सरकार के एक संस्थान से वो राज्य खरीद ले, इस बात के लिए अडानी जी ने रिश्वत दी थी। उस मामले पे अमेरिका में पता चला कि इन्होंने रिश्वत दी है, और अब अडानी जी ने चूंकि वहां के लोगों से पैसा उधार लेकर रिश्वत दी थी तो मुकदमा चल रहा है। ये आप सबको पता है, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब फिर 3 कंपनियों के ऊपर इसी तरह के करप्शन के केस खुल गए हैं, और ये तीनों कंपनियां ना तो बीजेपी से संबंधित हैं, ना मोदी जी की खास कंपनियां हैं कि भाई मोदी जी को बदनाम करने के लिए हो रहा है, देश की तरक्की से लोग डरते हैं। इस तरह की जो कहानियां फैलाई जाती हैं, इन कहानियों में भी फिट नहीं हो रहा है। ये तीनों अमेरिकी कंपनियां हैं। इसमें एक कंपनी है मूग INC। मूग INC जो है उसने $5 लाख से ज़्यादा रिश्वत दी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को, और उसके ऊपर बाकायदा जो रिश्वत दी थी उससे कई गुना ज़्यादा जुर्माना लगाया। जुर्माना भी नहीं लगाया, बल्कि उसने अपनी जान बचाने के लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया है, वरना पता नहीं कितने नब्बे होते हैं। और उसने $1.68 मिलियन जुर्माने के तौर पर चुकाया है। और उसने भारत की कंपनी जो MMPCPL है, ये उसकी भारत की एक कंपनी है भारत में, उसने HAL से कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए ये पैसे खिलाए थे। यानी खुली रिश्वतखोरी। ये मामला भी सामने आ गया है और सरकार इसको भी बचा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसकी कंपनी है? केंद्र सरकार की कंपनी है। आपने बहुत अच्छी तरह नाम सुना होगा, ओरेकल कॉरपोरेशन। लेकिन भारत वो महान धरती है वहाँ पे जहाँ पे ओरेकल को भी रिश्वत देनी पड़ती है। $6.8 मिलियन रिश्वत भारत में दी। और किसको दी? सेल्फी मिनिस्टर वाले रेलवे को, और तो और उसने उसमें कुछ और देशों में भी, UAE और तुर्की के भी आरोप हैं, और उसके ऊपर बाकायदा $23 मिलियन का जुर्माना लगा है। और ये इसलिए रिश्वत दी ताकि उसको छूट मिल जाए, सरकार से छूट मिल जाए। आप सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब रिश्वत दे रही हैं तो उनके बीच में, उनके सर्कल में ये लगातार बातचीत होगी कि भारत में बिजनेस नहीं कर सकते भैया, वहाँ तो पैसा खिलाना पड़ता है, चोर सरकार बैठी हुई है। यही तो बात करते होंगे जो लोग यहाँ रिश्वत देने आते हैं, उनके दिमाग में ये रहता ही होगा ना। और ये 3-4 कंपनियाँ वहाँ की, तो हर कंपनी जो भारत में बिजनेस करने आ रही है उसके दिमाग में फंडा एकदम क्लियर होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता, क्वालिटी क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या लोगों को खिला रहे हो, क्या बेच रहे हो, बस माल खिला दो। अब आप देखिए, इसके अलावा एक और है, एक है अल्बेमार्ले कॉरपोरेशन। अल्बेमार्ले जो है उसने 63.5 मिलियन यानी $, अगर आप देखें तो इसको, अगर आप मिलियन को अगर कन्वर्ट करें तो ये करीब $6 करोड़ से ज़्यादा, $6.5 करोड़ की रिश्वत भारत में उसने खिलाई है।
और किसको खिलाई है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को। भारत के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को रिश्वत खिलाई गई है और इसके लिए उसको 198 मिलियन डॉलर का जुर्माना भरना पड़ा है। और ये इसलिए हुआ कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से उसको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था और कॉन्ट्रैक्ट पैसे खाकर दिया गया। मूग ने भारत में 2 जगह से कॉन्ट्रैक्ट लिया। पहला कॉन्ट्रैक्ट लिया उसने रेलवे से, जो $34,323 का था और जिसमें उसने 10% पैसा कमीशन के तौर पे दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से उसने $13,99,328 का अनुबंध जीता, जिसमें 2.5% रिश्वत दी। अंबर मरले कॉरपोरेशन ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में रिश्वत दी। उसने 1.14 मिलियन रुपए रिश्वत में दिए, जिसमें 11 मिलियन का उसको लाभ हुआ। और ये मामला 2017 का है। सारे मामले महापुरुषों के पदार्पण के बाद के हैं। ऑरेकल कॉरपोरेशन ने भारतीय रेल की कई कंपनियां से कंपनी के साथ अनुबंध किया और उसको $67,000 की रिश्वत दी और 3,30,000 एक ऐसी संस्था को दिए जो सरकारी अधिकारियों को भुगतान करती है, यानी सरकारी अधिकारियों को पेमेंट करने वाली संस्था को ये पैसे दिए। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से भ्रष्टाचार का हर तरफ कारोबार है। गरीब क्यों गरीब हो रहा है? इसीलिए हो रहा है। तुम दो टैक्स, तुम्हारा टैक्स सरकार के पास जाएगा, सरकार कहती है इस टैक्स से हम विकास करते हैं। और विकास का दूसरा नाम आज भारत में ये हो गया है कि आप खूब सारे ऐसे काम करो जिसमें खूब सारा कट हो, खूब सारा कमीशन हो, खूब सारी रिश्वतखोरी हो। इन कंपनियों के मामले ऐसा तो नहीं अचानक आ गए, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 2020 से चले आ रहा है। और अमेरिका में ये कंपनियां जब सेटलमेंट की राशि देती हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपने देश में स्वीकार कर रही हैं कि उन्होंने रिश्वत दी थी। यानी भारत में रिश्वत दी गई थी, लेकिन जिस देश में रिश्वत दी गई, सरकारी कर्मचारियों ने पैसे लिए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उस देश में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने सुना कि इन मामलों में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि भारत के अंदर रिश्वत के मामलों पे सिलेक्टिव कार्रवाई होती है। अभी आपने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल में रह के आए, लंबे समय तक मनीष सिसोदिया जेल में रह के आए। वो लोग लगातार चिल्लाते रहे कि हमारे ऊपर 1 रुपए का रिश्वत का कोई भी मामला नहीं है। 1 रुपए की कोई रकम अगर हमने ली है, कहीं कोई लेन देन हुआ होगा, वो ले आओ। आप कह रहे हो गोवा का पूरा चुनाव उससे जीता गया, तो भैया वो पैसे गोवा में किसी से किसी को कहीं तो गए होंगे, वो ले आओ। इतने समय जेल में रख लिया, सब कर लिया, सिर्फ प्रचार दुष्प्रचार करते रहे। और आखिर में क्या हुआ? वो आदमी जेल से बाहर आया, उसको जमानत मिली और वो जमानत मिलने भर पे खुल के कह रहा है कि मैं ईमानदार हूं, मेरा केजरीवाल ईमानदार कैंपेन चल रहा है। तो या तो केजरीवाल बेईमान था और आपने जो है उसको छोड़ दिया, या उसके सबूत नहीं दिए, या फिर केजरीवाल ईमानदार था, आपने उसको सताया। दूसरी बात में इसलिए ज़्यादा दम लगता है क्योंकि भारत में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स इस बात के लिए अब बदनाम हो चुके हैं कि वो सिलेक्टिव कार्रवाई करते हैं, माथा देखकर तिलक करते हैं, कौन किस पार्टी में है ये देखा जाता है। केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, हेमंत सोरेन हो, तेजस्वी यादव हो, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। लेकिन कर्नाटक में 40% कमीशन घोटाला याद है? पेसीएम कैंपेन चला था, उस कार्रवाई में कुछ भी नहीं हुआ, मामला रफा दफा। इसके साथ साथ दल बदल के मामले आप लगातार देख रहे हैं, सरकारें खरीदी जा रही हैं। सब जानते हैं विधायक सांसद खरीद फरोख्त होकर सरकारें बदल रही हैं। और तो और बड़े बड़े जो बिजनेस घोटाले हैं उस पर भी चुप्पी है। आपके हिंदुस्तान के पूरे शेयर बाजार को गवर्न करने वाली सेबी की चेयरमैन पे कितने गंभीर आरोप हैं।
जिन कंपनियों के खिलाफ वो जांच कर रही है उसी कंपनी के शेयर लेके बैठी हुई है, उन्हीं कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं उसको, वही कंपनियां उसका मकान किराए पे ले रही हैं मोटे पैसे देके। इसमें सबसे बुरी बात यह है कि ये घोटाले जो है ना, ये बाहर से खुल रहे हैं। हमारी सरकार दबा रही है और वहां लोग पकड़े जा रहे हैं। राफेल के मामले में भी यहां बंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर लिया गोगोई साहब ने, और अब जांच चल रही है फ्रांस में। और फ्रांस में जब जांच चल रही है और वहां से वो कहते हैं सरकार को कि भाई ये जानकारी दे दो, तो ये जानकारियां नहीं देते हैं, टाल रहे हैं तारीख पे तारीख। महीनों साल हो गए हैं, राफेल की जांच खुद तो की नहीं, वो तो मामला सब साबित हो गया था, सब कुछ स्पष्ट हो चुका था, द हिंदू ने जो रिपोर्ट छापी थी सब कुछ, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन वहां वो जांच कर रहे हैं अपने नेताओं के खिलाफ। तो हमारी सरकार नए नए राफेल खरीद रही है, उनसे सब कर रही है ताकि उनको ये लगे कि भारत इतना सारा हमारा बड़ा ग्राहक है, पंगा हो जाएगा। और वो कह रहे हैं भाई सबूत लो, ये फलां चीज़ ले लो। वो जब पूछताछ करते हैं जांच में और यहाँ से जो कुछ मांग रहे हैं दे ही नहीं रहे, लटकाए जा रहे हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एक के बाद एक बहुत सारे घोटाले। और ये सब भारत में नहीं बाहर से खुलासा हो रहा है। विजय माल्या भाग गया, 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया। विजय माल्या संसद में घूमता रहता है, यही सुब्रमण्यम स्वामी विजय माल्या को राज्यसभा में भेजते हैं। राज्यसभा में विजय माल्या उसी डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर होता है एविएशन की, जिसका वो धंधा कर रहा है। यानी अपनी इंडस्ट्री से जुड़े हुए नियम खुद ही बनाओ। और जाते समय आखिर में बढ़िया से सबसे अरुण जेटली वगैरह से वो मिल के गया था संसद में, और ये आरोप लगा था कि वो अरुण जेटली को बता के गया। खैर, ये सारा का सारा मामला, और वो बैंक लोन लेके 9,000 करोड़ रुपए के भाग गया, कुछ नहीं हो पाया। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेके 13,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी कर दी। विदेशी जांच में जब जांच हुई यूके में, अमेरिका में, तब उसकी संपत्तियां जब्त की गईं और वो भारत से जाके ब्रिटेन में बैठा हुआ है और हमारी सरकार प्रत्यर्पण तक करा के उसको नहीं ला पा रही है। और हमारा एक आदमी जो रॉ का चीफ था, जो इसी सरकार की इच्छा पर ही पन्नू की हत्या करने के लिए गया होगा, और हत्या की नहीं, केवल उसका साजिश का खुलासा होने भर पे हमने अपने यहाँ के एक बड़े अधिकारी को अरेस्ट करके अमेरिका को दे दिया, और अपने ही अधिकारी को नहीं ला पा रहे हैं। तो कुल मिला के जो करप्शन है ये हर तरफ, पनामा पेपर्स में दुनिया भर के लोगों के खुलासे हुए। नवाज शरीफ को इस्तीफा देना पड़ा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। भारत में पनामा पेपर्स हुआ 2016 में, उसका पंडोरा पेपर्स आया, किसी मामले में कुछ नहीं हुआ। हिंडनबर्ग आया, अडानी साहब जो हैं उनके ऊपर आरोप लगा कि किस तरह से उन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिए पैसा रूट कराया, ये कराया, वो कराया, अपनी शेयर खरीदे, दाम बढ़ाया, सब कुछ स्पष्ट है। कोई कार्रवाई हुई, कोई जांच हुई जिस इंटेंसिटी से होनी चाहिए थी, नहीं हुई। वही अडानी साहब हिंदुस्तान में वही बिजली का ठेका लेते हैं भारत में, और बिजली का ठेका लेने के बाद उसमें वो रिश्वत देते हैं, तो अमेरिका में मुकदमा चलता है, अमेरिका में उनकी गिरफ्तारी की नौबत आ गई है। अडानी के ऊपर बहुत सारे मामले लग चुके हैं। अब हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में करप्शन करना माफ क्यों है और करप्शन इतना बढ़ क्यों रहा है। तो अगर आप इस पे जानकारी देखेंगे तो इस देश में कार्रवाई जो है वो करप्शन पे हो ही नहीं रही है। जिसको आप समझते हैं कि माथा देखकर क्लिक किया जा रहा है, वो करप्शन पे कार्रवाई नहीं है। 2022 में भारत सरकार की किसी एजेंसी, सीबीआई या ईडी ने 2022 में कोई भी बड़ी कार्रवाई किसी पे नहीं की। जिस देश में भ्रष्टाचार हर तरफ बह रहा हो, हर तरफ करप्शन चल रहा हो, किसी एक आम आदमी से, अभी सर्दी में बोरे पे सो रहा हो कोई आदमी, अगर ठंड में उससे भी पूछोगे तो वो बता देगा कि करप्शन भारत में रग रग में बसा हुआ है। पूरे 2022 में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप सोचिए, HAL, IOC जैसी बड़ी कंपनियां इसी बीच में एक्सपोज होती हैं, लेकिन
एक्शन अमेरिका में हो रहा है। ये हालत ये है कि सारा का सारा मामला हमारा इस पे निर्भर है कि भैया अपना आदमी है या पराया है। बीजेपी में भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी पर डबल स्टैंडर्ड के आरोप लगातार लगते रहे हैं और इसका सीधा उदाहरण है कि ये केवल उन लोगों को टारगेट करते हैं जो विपक्षी नेता हैं। अब अगर आप जाएं इस मामले में तो आपके पास सबसे ताज़ा उदाहरण है अजित पवार वाला। अजित दादा पवार जैसे उधर से इधर आए, सब बदल गया। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला। भाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। अरविंद केजरीवाल झुकेगा नहीं साला तो अंदर जाएगा। झारखंड का सीएम डाल दिया, जिसकी ममता बनर्जी का भतीजा डाल दिया। और हालत यह है कि नेता सकपकाए बैठे हुए मायावती के भतीजे ने एक बयान दे दिया, इतने भर पे मायावती ने उसको निकाल दिया, बोले मैच्योर नहीं है। आप एक तरफ से देख लीजिए बाड्रा वाला मामला, कुछ हुआ नहीं हुआ लेकिन परेशान। ये जो है हेराल्ड वाला मामला, कुछ हुआ नहीं हुआ लेकिन परेशान। अनगिनत केस भ्रष्टाचार के इधर उधर हर रोज सामने आ रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। अब मैं आपको लेके सुनाता हूं एक बयान मोदी जी का। ये तब का बयान है जब मोदी जी सरकार में नए नए आए थे, 2 साल हुए थे और वो देश की जनता को धमका रहे हैं कि मैं 1 लाख लोगों को नौकरी दे दूंगा, 50,000 को नौकरी दे दूंगा, आपके घर के अंदर से ये निकाल लूंगा, तुम्हारे बाप ने भी अगर कोई गलत काम किया हो तो चुपचाप जाके बैंक में जमा कर दे। हड़का रहे जनता को और देश लुटा रहे हैं उसके बाद मित्रों को। आप भाषण सुनिए मोदी जी का। मेरा सबसे आग्रह है, हो सकता है आपको पता भी न हो, शायद आपके चाचा मामा भाई पिताजी जिनका स्वर्गवास हो कुछ करके गए हो, आपका कोई गुनाह ना हो, बस आप बैंक में जमा कर दीजिए, जो भी दंड देना है दंड दे दीजिए, आप मुख्य धारा में आ जाइए, सबका भला है। और एक बात और कहता हूं, कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। जिनके पास ये बेईमानी का है वो मान के चले कागज का टुकड़ा है, वो ज्यादा कोशिश ना करें, ज्यादा कोशिश ना करें, वरना सरकारी मैं इसके लिए अगर 1 लाख नए लड़कों को नौकरी देनी पड़ेगी दूंगा और कोई इसी काम में लगाऊंगा। लेकिन देश में ये सारा कारोबार बंद चल रहा है, उसको बंद करना है। और अब लोग मुझे समझ गए हैं, इतने दिन उनको समझ नहीं आया, लेकिन जरा ये डोज ज्यादा आया तो समझ आया। लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं हाथ खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब जो ईडी है जिसके नाम से सब लोग कांपते हैं, उस ईडी का रिकॉर्ड सुनिए। उसने केवल उसकी जो कन्विक्शन रेट है वो 6.42% है, यानी कि 100 में से 94 लोग जिनके ऊपर ईडी केस करती है वो बेकसूर साबित होते हैं और उनको सजा नहीं हो पाती है कोर्ट से।
यानी बगैर सबूत जुटाए, बगैर कुछ किए उठाया और डाल दिया जेल में। चूंकि मोदी जी ने कानून बदल दिया और ईडी के पास राइट्स हैं, जेल में डालने भर से नेता झुकेगा नहीं, साला से कदमों में पड़ा हुआ इंसान बन जाते हैं। इसके साथ साथ ईडी की जो कार्रवाई है 2014 से अब तक 95% मामलों में विपक्ष के नेताओं पे हुई है। यानी जो आपके आसपास करप्शन हो रहा है, 25 मामले तो मैंने आपको बता दिए। तो ये पूरी सिचुएशन बताती है कि करप्शन चरम पर है। और ये जो करप्शन चरम पर है वाली बात है, ये करप्शन क्या है? ये दरअसल मेरी और आपकी जेब कटाई समारोह है। अगर दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी दावा करती है, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल दावे करते हैं कि वो एक पुल था, हमने उसको बना दिया, 600 करोड़ कम खर्च हुए। जैसे वो दावा करते हैं कि हम करप्शन नहीं करते इसलिए हमने बिजली सस्ती कर दी है, वरना बिजली का दाम बहुत ज़्यादा होता। हम करप्शन नहीं करते इसलिए पानी आपको सस्ता दे पा रहे हैं। तमाम तरह की बातें वो दावे करते हैं। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो सही कह रहे होंगे। तो क्या इस देश में जो सरकार खर्चा कर रही है, जो मोटा मोटा बजट बन रहा है, ये बजट हमारी जेब से बन रहा है? जाहिर बात है, हमसे टैक्स लेते हैं, उससे ही बन रहा है। तो क्या जो काम 5 रुपए में हो रहा है वो 1 रुपए में हो सकता है? अब इस पे आप जाएंगे तो आप सरकारी कामकाज पे नजर डालिए। अभी बीच में दिवाली मनी थी एक देश में बहुत बड़ी। एक एक दिया कितने रुपए का था आप जानते हैं? जो आप 50 पैसे का 1 रुपए का दिया लाते हो, वो वहाँ कोई 300-500 रुपए में बिका था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम खुलेआम देख रहे हैं। और इसका सीधा मतलब यह है कि देखो, करप्शन को आप ऐसे सिंप्लीफाई करो सरल तरीके से। तो एक कोई सड़क बनी, मान लीजिए वो 5 करोड़ की सड़क है। 5 करोड़ की सड़क में ये जो सामने मामला आ रहा है, ठेकेदार को ठेका मिलते ही 1 करोड़ देना है। इसके बाद जब वो सड़क बना रहा होगा, उस प्रोसेस में भी कई लोग पैसे मांगेंगे, यहाँ पैसे वहाँ पैसे। और जिस आदमी को वो 10% दे रहा है, वो उस आदमी के पास भी कहीं ऊपर से सिफारिश लेके आया होगा, वहाँ पर भी चरण चढ़ा के आया होगा। तो जो 5 करोड़ की सड़क है वो 2 करोड़ की भी नहीं है। और फिर बिल्डर कहता है भाई सड़क बना रहा हूँ तो मैं अच्छी बना दूंगा, तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, तो उसको भी घटिया बना दो। तो कुल मिला के मेरी जेब से जो टैक्स जाता है 5 करोड़ रुपया, वो टैक्स जाके जो कामकाज है उसमें 1 करोड़ में बदल रहा है। और ये जो 4 करोड़ है, इसी से बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां अमीर पे अमीर हो रही हैं, दफ्तर पे दफ्तर बन रहे हैं। उनके हेलीकॉप्टर देखो, उनके बंगले देखो, उनके पास पैसा देखो, रुपया देखो। इसलिए कि उसको पता है मैं 100 करोड़ लगाऊंगा, 500 करोड़ निकाल लूंगा। जनता बैठी है ना, टैक्स ही नहीं लेंगे। इसको बिजली, इसको कहेंगे, स्कूल वालों को कहेंगे मुझे पैसे खिला, स्कूल खोल ले, तू इनको लूट। अस्पताल वाले को कहेंगे तू मुझे पैसे खिला, अस्पताल खोल ले, इनको लूट। इस तरह से हमारा देश चल रहा है। और ये जो चल रहा है, इसकी ख्याति जब विदेशों में जाती है तो और भी अफसोस होता है। उम्मीद करता हूं कि आप एक तस्वीर साफ देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इस देश को हमने, जब संविधान पर बहस हो रही है और एक बात बार बार कोट की जाती है डॉक्टर अंबेडकर की कि संविधान तो बहुत अच्छा है लेकिन ये इस पर निर्भर करेगा कि इसको चलाने वाले कैसे हैं। तो हमारे देश का संविधान ऐसा प्रतीत होता है कि हमने ये देश बेईमानों के हाथ में सौंप दिया है। नमस्कार, जय हिंद।